बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबका ताज़ा गल्फ न्यूज़ में स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आप सबसे गुजारिश की जाती है हमारा स्पेशल बुलेटिन आखिर तक देखें, जिसमें सबसे पहले हज़्म मामूल न्यूज़ होगा, उसके बाद मोटिवेशन, फिर फाइनली आपको इसके अंदर सुख दुख में एक दूसरे का कैसा साथ दे इसका अवेयरनेस होगा। आप लोगों से स्पेशल गुजारिश की जाती है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों से शेयर करें, और फाइनली हमें कमेंट करके बताइएगा कि कैसा हम इसको इम्प्रूवमेंट करें। आज 27 शव्वाल 1442 हिजरी है, 8 जून 2021 बरोज मंगल ट्यूसडे। क्या कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले 1 बरस बाद इंतकाल कर जाएंगी? सऊदी अरब की वजारत सेहत ने सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली इस अफवाह को बेबुनियाद करार दिया है, जिसमें दावा किया जा रहा था कि कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले 1 साल बाद इंतकाल कर जाएंगे। साबिक़ वेबसाइट के मुताबिक वजारत सेहत ने कहा है कि इस बात में कोई सदाकत नहीं कि कोरोना वैक्सीन लगाने से 1 साल के अंदर वफ़ात पा जाएंगे। कोरोना वैक्सीन इंतहाई मुफीद ही नहीं बल्कि महफूज भी है। आलमी तिब्बी इदारों ने इसकी अफादियत तस्लीम की है, जिसके बाद दुनिया भर में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। सऊदी वजारत सेहत ने कहा है कि पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लेने वाले इस बहरान से निकलने का रास्ता यही है कि मुल्क की आबादी की अक्सरियत वैक्सीन लगवा ले। एक शख्स ने ट्विटर पर वजारत सेहत से सवाल किया था कि सोशल मीडिया पर यह बात गर्दिश कर रही है कि कोरोना वैक्सीन लगाते ही 1 साल के अंदर वफ़ात पा जाएंगे, क्या ये बात दुरुस्त है? इस सवाल का जवाब देते हुए वजारत सेहत ने कहा है कि ये बात किसी तौर पर दुरुस्त नहीं। याद रहे, वैक्सीन लेने से आप ही की बेहतरी है और वैक्सीन लेने से ही आपकी सेहत अच्छी रहेगी, क्योंकि अगर आप वैक्सीन ले लिए हैं और कोरोना या कोई भी कोरोना जैसे लोगों से अगर आप मिलते हैं तो इंशाल्लाह आपको नुकसान नहीं होगा। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है उनको कोरोना है। अगर आप वैक्सीन ले लेते हैं तो आप ही सेफ़ रहेंगे, आपके घर वाले भी सेफ़ रहेंगे। और सऊदी अरब के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जितना मेडिकल के तौर पे ये लोग स्ट्रिक्ट है उतना दुनिया में कोई और कंट्री नहीं है। इसीलिए यहाँ पे हर वक्त जांच पड़ताल होती है, सही जांच पड़ताल होती है और सही इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। मैंने भी लिया हुआ है, आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई आप लोग भी ले ले, ये आपकी खैर ख्वाही के लिए ही अच्छा है। देखिए, सऊदी अरब के अंदर ये वैक्सीन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और बेहतरीन सिस्टमेटिक तरीके से आपको दी जा रही है। आप अपने पसंद का हॉस्पिटल या वैक्सीन सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं, टाइम है उसमें, सारा कुछ आप जाके ले सकते हैं। उसके बरखिलाफ़ अगर आप इंडिया में, पाकिस्तान में देखते हैं तो वैक्सीन के लिए आपको पैसे देना पड़ता है, उसका टैक्स भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन सऊदी अरब के अंदर अप्रूव वैक्सीन दी जा रही है। यही अप्रूव वैक्सीन लेके जो भी लोग इंडिया पाकिस्तान से आना चाह रहे हैं वो आ सकते हैं उम्रा हज के लिए, अगर सेलेक्ट होते हैं तो आ सकते हैं, वरना ये वैक्सीन नहीं है तो फिर आप नहीं आ सकते, क्योंकि यहाँ का अप्रूवल होना ज़रूरी है। अप्रूव वैक्सीन ही लगाए। और गैर ज़रूरी तौर पे ये जो व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी में या कहीं भी ऐसे इश्तिहार आते हैं उसको हरगिज़ मत सुने, ना शेयर करे, ना ही कुछ करे, बल्कि डिलीट कर दे। ये वो लोगों का काम है जो लोग जो है बीमारियाँ फैलाते हैं। आप ले ले, आपके लिए अच्छा, आपके घर वालों के लिए अच्छा। हम भी दुआ करते अल्लाह सबको शिफा दे, सबकी परेशानियों को दूर कर दे, आमीन। आज़मीन हज की तादाद का फैसला नहीं हुआ, वैक्सीन बुनियादी शर्त। सऊदी नायब वज़ीर हज व उम्रा डॉक्टर अब्दुल्ला फ़तेह अल मशात ने इस साल हज आज़मीन से मुतालिक शराइत का ऐलान किया है। रोताना खलीजिया चैनल के यहाला प्रोग्राम को इंटरव्यू देते हुए इन्होंने कहा कि इस साल हज के आज़मीन की अहम तरीन शर्त वैक्सीन है। उम्मीदवार वैक्सीन ले चुका हो, यानी दोनों खुराकें ले चुका हो, या कोई एक खुराक ली हो, या कोरोना वायरस से मुब्तला होने के बाद मुकम्मल सेहतयाब हो चुका हो, इस साल हज के आज़मीन की बुनियादी शर्त होगी। याद रहे, पहले हज में ऐसा नहीं था, लेकिन कोरोना की वजह से ये हज ओपन हो रहा है सबके लिए। आप अगर वैक्सीन लेते हैं तो आप ही को परमिशन मिल सकता है। इस सवाल पर कि क्या कोरोना वबा से ज़्यादा मुतासिरा ममालिक को इस साल हज से मुस्तस्ना रखा जाएगा, डॉक्टर अब्दुल फताह अल मशात ने कहा है कि हज का तरीक़ेकार
जामिया होगा। इसके तहत किसी ख़ास मुल्क या किसी इदारे की निशानदही नहीं की जाएगी। इन्होंने कहा कि वज़ारत हज व उम्रा मुताल्लिक़ा इदारों की शराइत से हाजियों की सलामती को यकीनी बनाने वाले तमाम क़वाइद व ज़ाब्त इंतज़ामात व इक़दामात तरतीब दे रहे हैं। इन्होंने ज़रिए इबलाग़ में गर्दिश करने वाली इस दावे की तरदीद की जिसमें कहा जा रहा था कि इस साल 60,000 अफराद को हज की इजाज़त दी जाएगी। नायब वज़ीर हज ने कहा है कि अभी तक इस साल आज़मीन हज की बाकायदा तादाद मुतय्यन की गई है और न इसका ऐलान हुआ है। हज स्कीमें तैयार की जा रही है, मुकम्मल होने पर हाजियों की तादाद का ऐलान होगा। इसका मतलब ये है कि इंडिया, पाकिस्तान और इसके उसके लिए जो कोटे का ऐलान हुआ था ये सब गलत है। जब तक कि सऊदी अरब ऐलान नहीं करेगा तब तक ये अफवाहें फिरती रहेगी। इन अफवाहों पे ध्यान मत दे। याद रहे जो वैक्सीन लिया है उसी हिसाब से इंशाअल्लाह हाजियों को परमिशन मिलेगी। आप अगर आना चाहते हैं तो आपका वैक्सीन लेना ज़रूरी है। बहरहाल ये तो ऊपर वाला ही बुलाएगा, जिसका बुलावा फिक्स हो जाएगा, वही जिसके अंदर तलब होगी। आप तलब करें, आप पुकारें, आप कहीं भी रहो, अल्लाह आपका इंतज़ाम कर देगा इंशाअल्लाह। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला इस साल सभी लोगों के लिए हज आसान कर दे, आमीन। कल 3 साढ़े 3 के दरमियान कराची से सरगोदा जाने वाली ट्रेन जिसका नाम मिल्लत एक्सप्रेस, ये ट्रेन में कराची से ही 3 ऐसे बोगियां लगा दी गई थी जिसके अंदर पहले से ही प्रॉब्लम था और वहाँ के मुसाफिरों ने ख़ुद देख के बताया था वहाँ के स्टाफ को कि भाई ये ट्रेन में ये बोगी लगा रहे हैं आप और ये बोगियाँ सही नहीं है, इससे नुकसान होगा। तो वहाँ के स्टाफ ने कहा कि हम इसको दुरुस्त करके ही लगाएंगे। दुरुस्त करने के बाद वो बोगियों को लगा दिया गया है। आगे जाने के बाद जो है ये बोगियों में गड़बड़ पैदा हो गई और सामने से सर सैयद एक्सप्रेस तेज़ी से आई, लेकिन इस दरमियान में ड्राइवर ने ब्रेक लगाने की कोशिश की क्योंकि फासला थोड़ा था, हादसा हो गया। और शुरू का जो जब ये गाड़ी में जब प्रॉब्लम था, बीच रास्ते में जब प्रॉब्लम शुरू हुआ तो उस वक़्त माइनर था, लेकिन जब सामने से सर सैयद आके इसको टक्कर मार दी तो बहुत भयानक हादसा हो गया। 100 से ज़्यादा लोग कहा जा रहा है कि भाई ज़ख्मी हो गए, 40 से ज़्यादा लोग कहा जा रहा है कि भाई इंतकाल हो गया। बहरहाल असल ख़बर क्या है, असल कितने ज़ख्मी हुए हैं, एक्चुअल में कितने लोगों का इंतकाल हुआ है ये नहीं मालूम है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जब ये हालात देखे तो खिड़की से कूद गए, वो खुशकिस्मत थे। बहरहाल उनको अल्लाह ताला बचा लिया। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि भाई जो ये हादसा होने से पहले लोग बता रहे हैं कि आप ऐसा मत करें, ये लोगों की जान के साथ खिलवाड़ है, फिर भी स्टाफ जो है ज़बरदस्ती भेज दिया। आखिर पैसा कमाना था या क्या वजह थी? लोगों की जान के साथ खेला गया और जबकि इतना बड़ा नुकसान हुआ, पता नहीं कितने करोड़ों का नुकसान हुआ। आप पूरा एक दिन डिले कर देते, 2 दिन डिले कर देते, 1 हफ्ता डिले कर देते, लेकिन जान नहीं जाती, कोई अपाहिज नहीं होता। किसी का बच्चा जो है, जो कमाने वाला ख़ानदान का एक ही बच्चा था, चश्म चिराग, वो ख़त्म नहीं होता। किसी का दामाद ख़त्म नहीं होता, किसी का शौहर ख़त्म नहीं होता, किसी का बेटा ख़त्म नहीं होता। आप लोगों ने जो है ऐसा वैसा कुछ नहीं सोचा, बस चला दिया। ये क्यों किया, किसके लिए किया? यकीनन अल्लाह से डरना चाहिए ऐसे मौके के ऊपर, क्योंकि जो गलती हुई है बहुत भयानक गलती हुई है। उन लोगों की दुख, उन लोगों की तकलीफ़, उन लोगों की परेशानी सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ है जिनके लोग यहाँ पे ज़ख्मी हुए हैं या जिनके लोग जो है मारे गए हैं। मेरा अल्लाह ताला तमाम लोगों की मग़फ़िरत करे, बख्शिश करे और जो ज़ख्मी हैं उनको जल्द से जल्द अल्लाह ताला सेहत कामिला दाइमा आजिला अता करे। सारे जो घर वाले हैं इनके, उनको भी अल्लाह ताला सब्र जमील अता फरमाए। हमने इनको कहा था कि आप इनको जो है ठीक करवा लें, तो इन्होंने बोला कि ये ठीक हो जाएगा, कोई मसला नहीं। ठीक करके इन्होंने रिपेयर करके हमें चला दी गाड़ी। लेकिन यहाँ रोड़ी से आगे आते हुए एकदम से फील हुआ कि झटका लगा, गाड़ी का क्लिप टूटा है। जैसे ही फोर्स ख़त्म हुई है दूसरी गाड़ी, वो हमारा डब्बा जो है ना कल्टी हुआ है। कल्टी होते ही वो दूसरे ट्रैक पे जाके गिरा है। जब दूसरे ट्रैक पे जाके गिरा है तो वो इधर से सर सैयद, तो उसके फ्यू मिनट्स अभी रगड़े खा रहे था हमारा डब्बा। विद इन फ्यू सेकेंड्स दूसरी गाड़ी का हॉर्न की आवाज़ आई है सर सैयद की। तो हम लोगों ने फिर दोबारा कलमा पढ़ना शुरू कर दिया कि भाई अब हम नहीं बचेंगे। लेकिन कुदरत ने बचाना था, शायद बचा लिया हमें। वो गाड़ी दूसरी बोगियाँ ले गई। आपने शिकायत की थी क्लैम्प टूटा हुआ है? जी, हम लोगों ने शिकायत की, क्लैम्प टूटा हुआ कि उनको
लेट इसी वजह से हुई थी। अच्छा, कहाँ लेट हुई थी? कैंट स्टेशन में, कराची। हाँ, कराची कैंट स्टेशन। कराची कैंट से लेट हुई थी कलम टूटने की वजह से। कितने लोग जो है फौत हुए मौके पे, पता है आपको? तकरीबन 2 बोगियां तो बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। तकरीबन मेरी आंखों के सामने तो तकरीबन 2014 में जब मोदी साहब आए थे देश में बहुत सारा उम्मीद था। आज क्या हाल है इकोनॉमी का? 8 quarters of slowdown, landed in a lockdown, and today after corona now we are in a recession. क्या हाल है देश का? इकोनॉमिक पॉलिसी का क्या नतीजा है? 20 लाख करोड़ पैकेज कहा मोदी जी ने, स्टिमुलस पैकेज। आई आस्क ऑल ऑफ यू, हैज एनीवन रिसीव्ड हेल्प? आई हैव बीन आस्किंग फॉर 15 days। एक आदमी को दिखाइए मुझे, एक बिजनेस हाउस दिखाइए जिसको फायदा हुआ। एक आदमी नहीं दिखता यार। कितने दिन ये रेटोरिक, कितने दिन ये जुमले? 15 लाख देंगे बोले, जन धन अकाउंट खोलो, धन धन दे देंगे 15 लाख। क्या हो गया? मिला किसी को? कितने दिन ये जुमले? कितने दिन पाकिस्तान के पीछे छुपेंगे? कितने दिन ये रिलीजन के पीछे छुपेंगे? अच्छी बात नहीं है। लेट द डिस्कशन बी ऑन रियल इश्यूज, लेट द डिस्कशन बी ऑन इकोनॉमी, लेट द डिस्कशन बी ऑन जॉब्स फॉर आवर चिल्ड्रन। ITIR मंजूर हुआ था हैदराबाद को, स्क्रैप किसने किया, रद्द किसने किया? मोदी जी ने। बोलते हैं रोजगार नया देंगे, क्या हुआ फिर? मैं एक बात बोलना चाहता हूं आप सभी लोगों से, नए जॉब तो छोड़ो, आज जो जॉब्स हैं उसी को डिसइन्वेस्ट कर रहे हैं। एयर इंडिया को डिसइन्वेस्ट कर रहे हैं, बेच रहे हैं। हमने पूछा विनोद भाई ने कि क्यों बेच रहे हो एयर इंडिया? बोले वो नुकसान में है, लॉस में है तो बेच रहे हैं। ठीक है, समझ सकते हैं। फिर विनोद भाई ने पूछा LIC तो प्रॉफिट में है, उसको क्यों बेच रहे हो? जवाब नहीं देते हैं। फिर बोलेंगे पाकिस्तान, कुछ और बोलेंगे, जुमला। मैं इसलिए कहता हूं आप सबसे, आज महारत्ना कंपनीज, नवरत्ना कंपनीज बेचे जा रहे हैं। मोदी साहब ने बहुत सारे प्रोग्राम लाए, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, फिट इंडिया, सिट इंडिया, स्टैंड इंडिया। एक और प्रोग्राम आ गया अभी, बेचो इंडिया। इसीलिए मैं कहता हूं सोचो इंडिया, भावुक मत बनो, सोचो, आराम से बैठ कर सोचो क्या हो रहा है। इलेक्शन आते ही सब गड़बड़ क्यों होता है? इलेक्शन आते ही इकोनॉमिक डिस्कशन क्यों साइड में जाता है? इलेक्शन आते ही जॉब्स के बारे में क्यों नहीं चर्चा होता? इलेक्शन आते ही हैदराबाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कितना पैसा खर्च किया, वो बात क्यों नहीं चर्चा होती? इलेक्शन आते ही वो इश्यू क्यों साइड ट्रैक करते हैं? आपका नाम? दिलशेर अहमद। बहुत बहुत शुक्रिया दिलशेर भाई, आप अपने मम्मी को लेकर हिजामा करने के लिए पसंद बन के आए थे। इतना सोचा था आपने इतना आराम होगा? नहीं, इतना नहीं सोचा था डॉक्टर साहब। मैं एकदम बहुत परेशान था। अम्मी जब उठ नहीं पाते थे ना तो मैं एकदम, मेरा दिल रोता था अंदर से कि कैसे होएगा, अब क्या मालूम अम्मी उठेंगी कि नहीं उठेंगी। एकदम संडास पेशाब के लिए तकलीफ होती थी उनको। मेरे एक दिन रोने लगे, वो बोले कम से कम संडास पेशाब के लिए अपना किसी का मोहताज तो नहीं हो। तो मतलब चलो अम्मी, फिर दोस्त लोग को व्हाट्सएप पे बोला कि डॉक्टर मोइन का पता बताओ, तो उन लोगों ने नंबर दिया, तो मैं आपको फोन किया था। मेरे पास पैसा नहीं था उस टाइम कि मैं आपके पास आया था, इसके लिए पैसा कुछ जमा किया था, मतलब चलता हूँ। फिर इसके लिए लेके आया अम्मी को। कैसा लगा? अभी अल्लाह की करम से बहुत अच्छा है एकदम। हम लोगों को क्या बोलना चाहोगे ऐसे घड़िया बात के पीछे? मैं लोगों को बोलना चाहूंगा कि भाई आओ, आप आके देखो, चेक कराओ, समझ में आएगा आपको कि कितना आराम मिलता है यहाँ पे। आप कितने दिन से परेशान है मम्मी को लेके? 6 महीने से परेशान था। क्या बोले थे आप? 6 महीने से परेशान था। वो डॉक्टर, क्या नाम उनका, उसामा साहब है डॉक्टर साहब, वो बोलते थे ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ये दवा खाओ, वो दवा खाओ, ठीक हो जाएगा। लेकिन बाद में बोलते कि नहीं, अभी गठियावाद हो गया, ये बॉम्बे लेके जाओ, वहाँ पे कराओ ट्रीटमेंट। तो मतलब साहब इतना पैसा तो नहीं है मेरे पास, तो आपका एड्रेस मिला, आपका नंबर मिला, तो मैं आपके पास आया। अभी अल्लाह करम से मेरी अम्मी चलने लगे। कितनी देर में आराम हुआ उनको? बहुत ज्यादा होगा, 10-15 मिनट में आराम हो गया। तो आप लोगों को क्या बोलो? लोगों को यही बोलना चाहूंगा कि आओ।